हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 21 मार्च है और आज भी हम और वीडियोस की तरह जो हमारे करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस होती हैं, हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध आपके करंट अफेयर्स से होता है। और इस करंट अफेयर्स के साथ हम बेसिक जीके स्टैटिक्स पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए, क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे इस वीडियो को, और इसके साथ ही लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं कल के वीडियो के या लास्ट वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन पूछा था, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर कितने लोगों ने दिया है, जो दिया है वो सही है या नहीं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन किस राज्य में उन्होंने किया। तो ऑप्शंस थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिन लोगों ने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से जुड़े रहें हमसे और क्वेश्चंस के आंसर देते रहें और अपना रिवीजन भी करते रहें और नई नई बातों को जानते रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो अब देखते हैं आज का प्रमुख विषय क्या है। तो आज के कुछ प्रमुख विषय इस तरीके से हैं कि इबोला वायरस क्या है और कहाँ अभी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि मिशन आदित्य L1 ये कहाँ पर है और ये किस देश से संबंधित मिशन है और इसका उद्देश्य क्या है। इसी के साथ देखेंगे कि विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जो जारी की गई, उसमें कौन से शहर सबसे ऊपर हैं। और इसके साथ ही तैरता हुआ जो सौर फार्म है, ये अभी किस देश में बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है, जो देखा गया सुर्खियों में। ऑप्शंस हैं टोक्यो, दिल्ली, ढाका, कोलंबो। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में सूचीबद्ध हुआ है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दिल्ली क्या है, दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, जिसका वार्षिक औसत यानी कि PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो 84.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। यानी कि PM जो है पार्टिकुलेट मैटर या PM जो होते हैं वो धूल के छोटे कण होते हैं, जिनका वायुमंडल में बड़े पैमाने पर होने पर जो है प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इसका जो प्रति घन मीटर है वो 84.1 माइक्रोग्राम देखा गया है। तो वैसे 2020 में देखा जाए तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया का 10वां सबसे प्रदूषित शहर और देखा जाए तो सबसे प्रदूषित राजधानी रहा है। सबसे प्रदूषित राजधानी शहर की सूची में देखें तो ये सबसे पहले नंबर पर है, और शहरों की सूची में देखें केवल तो ये 10वें स्थान पर आता है विश्व में। वहीं देखा जाए तो ढाका दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है। ढाका जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले स्थान पर कौन है? दिल्ली है, जो कि भारत की राजधानी है, और ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ये दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में भारत के 22 शहर शीर्ष 30 में शामिल है। अगर हम टॉप 30 की बात करें, शीर्ष 30 की बात करें, तो इसमें से 22 जो हैं वो भारत के शहर शामिल हैं। और इसमें देखा जाए तो भारत के गाजियाबाद और बुलंदशहर दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे प्रदूषित शहर हैं। यानी कि गाजियाबाद और बुलंदशहर जो हैं वो दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे प्रदूषित शहर हैं। और वहीं देखा जाए तो 2020 में चीनी शहर, जो चीन देश का शहर है, होटन शहर, वो दुनिया का सबसे पहला प्रदूषित शहर है। तो दूसरे स्थान पर भारत का गाजियाबाद है और तीसरे स्थान पर भी भारत का बुलंदशहर है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस देश में आगे निकलकर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन है चीन, रूस, जापान, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर होगा रूस। तो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में रूस से आगे निकल गया है भारत, और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है, रिजर्व बन गया है। 5 मार्च को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अगर देखें तो $580.3 बिलियन था, और इसमें आगे बढ़ोतरी देखी गई है और $583 बिलियन तक ये भंडार पहुंचने की संभावना बन चुकी है। इसी के साथ देखा जाए तो वर्तमान में चीन में जो है सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडारों की सूची में देखा जाए तो पहले स्थान पर जो है
वो चीन का नाम आता है और इसके बाद जापान और स्विट्ज़रलैंड का नाम आता है, यानी जापान दूसरे स्थान पर, स्विट्ज़रलैंड तीसरे स्थान पर, और अभी वर्तमान में भारत जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में चौथे स्थान पर आ चुका है। तो वहीं विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा की एक संपत्ति होती है, जिसमें विदेशी मुद्रा हो सकती है, बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स के रूप में हो सकता है, या अन्य गवर्नमेंट जो प्रत्याभूति है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वो उसको शामिल किया जाता है। तो इसी के साथ चलते वीडियो एक और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत सरकार किस शहर में शीतकालीन खेल संस्थान की स्थापना करेगी? शीतकालीन खेल संस्थान की स्थापना करेगी। तो ऑप्शन है गुलमर्ग, शिमला, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गुलमर्ग। और ये लगातार सुर्खियों में बना रहा है, समाचारों में बना रहा है, और लगातार हमने अपने पिछली करंट अफेयर्स की वीडियोस में इस गुलमर्ग शहर को कवर किया है। इसी खेलों के लिए, खेलों के संबंध में इसको हमने कवर किया है। तो लगातार अगर आप बने हुए हैं तो इसको आपने पढ़ा होगा, सुना होगा और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी किया होगा। तो युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि सरकार जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करेगी, और सरकार ने विभिन्न खेलों में कश्मीरी युवाओं को बढ़ावा देने के लिए और ये प्रशिक्षण देने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। और हाल ही में अभी देखा जाए तो 26 फरवरी से 2 मार्च तक गुलमर्ग में दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर मैंने करंट अफेयर्स में भी, हमारे करंट अफेयर्स में भी इसको कवर किया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही पहला खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का आयोजन किया गया था, जो कि पिछले वर्ष किया गया था। तो जम्मू कश्मीर गुलमर्ग शहर में इसको खेला गया। तो यहाँ पर अभी जो स्थापित किया जाएगा वो क्या स्थापित किया जाएगा? शीतकालीन खेल संस्थानों को स्थापित किया जाएगा। तो इसकी घोषणा किसने की? खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा इसकी घोषणा की गई। युवा मामलों और खेल मंत्री हैं कौन वर्तमान में? भी किरण रिजिजू। तो चलते वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, युगांडा में या अल्जीरिया में। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर में। तो अभी सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाए जाने की घोषणा की है उसने। और सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी कहा जाए तो प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों में से एक है, यानी कहा जाए कि प्रति व्यक्ति जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो एशिया में सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में एक है, यानी कि प्रदूषण की मात्रा जो है प्रति व्यक्ति सबसे अधिक जो है सिंगापुर में, एशिया में हमें देखने को मिलती है। वहीं पर देखा जाए तो सिंगापुर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने, यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर फार्म का निर्माण कर रहा है, ताकि वो अधिक से अधिक हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे सके और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सके। और हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्य रूप से पेट्रोल या डीजल या कार्बन फॉसिल फ्यूल्स को जलाने में या जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण होता है। और जब हम वहाँ पर इसके विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ावा देंगे तो सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उसमें कमी दर्ज की जाएगी। और जलवायु परिवर्तन में होने वाले जो बदलाव हैं या उसके जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसमें हमें काफ़ी लाभ होगा। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए सिंगापुर जो है वो अधिक पेड़ लगाने और स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने की भी योजना लगातार बना रहा है। तो इसी प्रकार देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क अभी जो है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है वो कहाँ है? भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दुनिया का अभी देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ है? भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसी के साथ चलते वीडियो को एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो ये प्रश्न भी भाई सौर ऊर्जा को लेकर प्रश्न है, और ये प्रश्न कुछ नया प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जाना पहचाना प्रश्न है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेकर बनाया गया प्रश्न है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में हमने पिछली वीडियोज़ में लगातार इस पर डिस्कशन किया है। तो इससे प्रश्नों के बनने की संभावना लगातार बनी हुई है एग्जाम्स में, क्योंकि बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो भारत की रही है, क्योंकि भारत और एक यूरोपियन देश फ्रांस, जो कि भारत का एक सहयोगी देश भी है, इन दोनों ने मिलकर ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल को शुरू किया था। तो अभी प्रश्न कुछ ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन बना है अभी? तो इसका ऑप्शन है जापान, दक्षिण अफ्रीका, इटली, कनाडा। तो इसका आंसर होगा आपका इटली।
इटली जो है वो क्या होगा कि इसका जो देश बना है समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो एक उद्देश्य है वो सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो अभी इटली हाल ही में सौर ऊर्जा के गठबंधन के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसने, और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सदस्य के जो राज्य हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं, उनको शामिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क, जो समझौते का फ्रेमवर्क है उसमें संशोधन किया है, और इस संशोधित फ्रेमवर्क पर ही अभी इटली ने हस्ताक्षर किया है। तो इस संशोधन के बाद क्या होगा, इस संशोधन के बाद जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर के देश हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और मैंने आप लोगों को लगातार इस बात पे कवर किया है कि पृथ्वी पर हमने काल्पनिक कुछ रेखाएं बनाई हुई हैं ग्लोब पर, मुख्य रूप से एक जो कि भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, और ऐसे ही जो 23.5 डिग्री उत्तर में हम देखते हैं कि कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। तो इन दो रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मोटे तौर पर इन्हें हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष सीधा और समान रूप से पड़ता है, और यहाँ पर सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं लगातार बढ़ जाती है। यदि भारत को देखेंगे तो आप कुछ यहाँ पर इस स्थिति में भारत आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और मुख्य रूप से ये जो गठबंधन किया गया था इन देशों के बीच में, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले देश हैं, उनको इस गठबंधन में शामिल किया जाए और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाई जा सके, यानी कि फॉसिल फ्यूल यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है, आपका डीजल या पेट्रोल है उस या कोयला है, उस पर निर्भरता को लगातार कम किया जा सके और सौर ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके साथ ही इस क्षेत्र में आने वाले मुख्य रूप से जो देश हैं वो सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करके वह जितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो इस्तेमाल करेंगे ही, उसके अलावा जो उनके पास ऊर्जा बचेगी वो दूसरे देशों में भी बेच सकते हैं, जिससे जो है देशों की इनकम भी बढ़ेगी। और मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों पर फोकस ज़्यादा किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और ये क्षेत्र, अफ्रीका का अधिकांश क्षेत्र जो है हमेशा सूर्य के सामने रहता है, यानी कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करता है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं अधिक देखी जा रही हैं, और चूँकि वहाँ पर देशों की जो आर्थिक स्थिति है वह भी कमज़ोर है, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देकर उन देशों की इनकम में भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे पहले एक और डिस्कशन हमने किया था करंट अफेयर्स के वीडियोस में ही कि विश्व सौर बैंक की स्थापना किए जाने पर सहमति अभी दर्ज की गई है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। ये बैंक एक तरीके से उन देशों की सहायता के लिए बनाया जाएगा जो देश जिनकी इनकम नहीं है और उनके पास इक्विपमेंट नहीं है या उपकरण नहीं है जिससे वो सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सके, और वो सौर ऊर्जा का उत्पादन करने यानी कि जो प्राकृतिक स्थिति है उनकी, वो सौर ऊर्जा के उत्पादन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन उपकरण ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए विश्व सौर बैंक की स्थापना किए जाने की संभावना है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो अभी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर के जो देश हैं, यानी कि इन दो रेखाओं के बाहर आने वाले जो देश हैं, उनको भी इस गठबंधन में शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है अभी इस फ्रेमवर्क में। किसके फ्रेमवर्क में? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो एक फ्रेमवर्क था, समझौते का जो फ्रेमवर्क था, उसमें जो है क्या किया गया है, संशोधन किया गया। और उसी संशोधन के बाद इटली जो कि इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाला देश नहीं है, ये मुख्य रूप से यूरोप में आने वाला देश है जो कि भूमध्य सागर में है, और भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। तो भूमध्य सागर से लगा हुआ ये देश है इटली। तो यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए भी, बढ़ावा देने के लिए भी, सहयोग के लिए इटली ने भी अब इसमें हस्ताक्षर कर दिया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो उदय हुआ वो 2015 में पेरिस में हुए कोप सम्मेलन 21 COP 21 में हुआ, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि इसे पेरिस जलवायु समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया था। और इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के तेजी से और बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के क्रियान्वयन में योगदान देना
है। इसी के साथ ही देखा जाए तो ISA का मुख्यालय, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है, जो कि भारत में है। और इस समय अभी जो इसके महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो डॉक्टर अजय माथुर नियुक्त हुए हैं, और जब इनकी घोषणा की गई थी तब हमारे करंट अफेयर्स में इसको कवर किया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो दोस्तों बने रहिए लगातार और देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखें। जो चीज़ समझ में ना आए तो आप बैक करके आप उसे दोबारा से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो हम देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन हो गया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? भाई क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं कि ये जो है राष्ट्रपति कहाँ से थे। अभी आप देखेंगे तो जो एक फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें एक देश के राष्ट्रपति का नाम पूछा था और राष्ट्रपति थे या है ऐसे स्लैश करके दे दिया था, और वहाँ मैंने उस चीज़ को करंट अफेयर्स में फोकस भी किया था और बड़े पैमाने पर बताया भी था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने कि जॉन मैगुफुली का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो सोमालिया, केनिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे। तो इसका आंसर होगा स्पष्टता तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति रहे हैं जॉन मैगुफुली। अभी उनका जो है निधन हो गया है, और ये लोकप्रिय रूप से उन्हें जो है बुलडोज़र के नाम से जाना जाता था। अब ये जो है क्यों कहा जाना जाता था, इस पर एक चर्चा का विषय, या एक कहा जाए तो एक सम्मानीय या लोकप्रिय रूप से उन्हें बुलडोज़र के रूप में जाने जाते थे। और उन्हें पहली बार 2015 में तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, और उनका दूसरा कार्यकाल अभी 2020 में जो है शुरू हुआ था। अभी उनकी डेथ हो गई है। अब डेथ होने के बाद जो है सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की नई राष्ट्रपति बनी हैं। उन्होंने अभी शपथ लिया है कुछ दिन पहले ही। जो इनका नाम क्या है, अभी तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलूहु हसन। सामिया सुलूहु हसन अभी तंजानिया की नई राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। तो यहीं देखा जाए तो तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है, और ये युगांडा, केन्या, मोजाम्बिक, मालावी, जाम्बिया, रवांडा, बुरुंडी और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य कोमोरो द्वीप इनके साथ सीमा साझा करता है, और हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा साझा करता है। तो इसी तरीके से अगर तंजानिया को आप मैप पर लोकेट करेंगे तो ये आपको कुछ यहाँ पर स्पष्टता दिखाई दे जाएगा अफ्रीका के मानचित्र पर। दोस्तों ये हमारा देश, प्यारा देश भारत, आपको स्पष्टता यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये हिंद महासागर के शीर्ष में है। तो तंजानिया चलते हैं, तो तंजानिया हम चलने के लिए दक्षिण में चलेंगे भारत के, और यहाँ हिंद महासागर, और हिंद महासागर के पूर्व में ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र आपको स्पष्टता दिख रहा होगा। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। मेडागास्कर भी अफ्रीका महाद्वीप में आता है, और इसमें अगर तंजानिया की तरफ चलें तो तंजानिया ये आपको स्पष्टता नाम यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तंजानिया का मानचित्र है, ये यहाँ पे आपको स्पष्टता दिख रहा है, ये तंजानिया है। और इसके उत्तर में आप देखेंगे तो इससे लगने वाले जो देश हैं जैसे केनिया है, और बुरुंडी है, रवांडा है, ये DRC है यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। और इसके दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो मालावी है, जो कि अभी हमने नाम लिया, और जाम्बिया के साथ इसकी सीमा लग रही है यहाँ से, और मालावी यहाँ पर लग रहा है। इसके अलावा मोजाम्बिक की सीमा यहाँ पर इसके साथ लग रही है। तो ये अफ्रीका का जो क्षेत्र है और उसका देश तंजानिया, ये आपको स्पष्टता यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इसकी जो सीमा है तंजानिया जो है वो विक्टोरिया झील के साथ भी इसकी सीमा लगती है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है और मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और इसके साथ ही इस झील से ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि तंजानिया में ही स्थित है, तंजानिया में ही स्थित है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो जो है वो कहाँ स्थित है? तंजानिया में ही स्थित है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। इससे पहले दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें, हम ये भी देख लेते हैं कि माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और एक सुषुप्त ज्वालामुखी भी है। अभी पिछले वीडियो में मैंने ज्वालामुखी के संबंध में एक प्रश्न रखा था, सेंगे ज्वालामुखी के संबंध में, तो उसमें मैंने माउंट किलिमंजारो को एक सुषुप्त ज्वालामुखी एक शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी के रूप में बताया था आपको। तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो, और हालांकि इसमें इसके जो कुछ किलिमंजारो पे जो कुछ शिखर हैं जो
कुछ मुख हैं उनमें अभी भी विस्फोट होता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके अलावा इसकी जो राजधानी है तंजानिया की वो क्या है, डोडोमा है इसकी राजधानी। और मुद्रा जो है तंजानिया की वो क्या है, शिलिंग जो है मुद्रा है। तो ये इसके साथ चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन भारतीय बने। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन भारतीय बने, पीएम नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, डॉक्टर के सिवान। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और इन्हें भी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें टीबी के खिलाफ भारत में जो उन्होंने आंदोलन, टीबी को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया या उनका जो एक योगदान है उसमें मान्यता देने के लिए उनको ये नियुक्त किया गया है। और जो भारत का उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर देना है, यानी कि टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य जो है भारत का कब तक का है, 2025 तक का है। और डॉक्टर हर्षवर्धन का जो कार्यकाल होगा यहाँ पे 3 साल के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल होगा। तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो है एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में टीबी को ख़त्म करने के लिए 2000 में स्थापित की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, देशों, सार्वजनिक निजी क्षेत्रों, दाताओं या सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क है पूरा ये। और इसका लक्ष्य जो है टीबी मुक्त विश्व को स्थापित करना है, विश्व से टीबी को ख़त्म कर देना है। और इसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक जो है विश्व भर से टीबी महामारी को ख़त्म कर देना है। तो भारत का लक्ष्य 2025 तक है कि भारत जो है अपने देश से 2025 तक जो है टीबी को ख़त्म कर देगा, तपेदिक को ख़त्म कर देगा। वहीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का जो लक्ष्य है वो 2030 तक जो है विश्व भर से टीबी को समाप्त करना है। इसका सचिवालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया। यह संग्रहालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क, लंदन, पुणे, केप टाउन। तो इसका आंसर होगा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे का ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय बन गया है और इसने विश्व के कई महत्वपूर्ण क्रिकेट संग्रहालय को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा कलेक्शंस इसके पास विश्व के क्रिकेट के संबंध में रखे हुए हैं। तो ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी संग्रहालय की स्थापना जो है रोहन पाटे नामक एक व्यक्ति ने की थी और इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन 2012 में सचिन तेंदुलकर द्वारा किया गया था। इसे कैसल ऑफ क्रिकेट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की सुर्खियों में रहा आदित्य L1 किस देश का मिशन है। ऑप्शन है भारत, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्पष्टतः भारत। तो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है आदित्य L1 जो मिशन है वो सूर्य को लेकर मिशन है, सूर्य के विषय में जानकारी को लेकर है। तो कोविड-19 महामारी के कारण अभी आदित्य L1 मिशन में कुछ देरी के कारण जो है अब भारत इस मिशन को वर्ष 2021 यानी कि इस वर्ष के अंत तक इसे लॉन्च करेगा। आदित्य L1 का उद्देश्य सन अर्थ लेग्रेनियन पॉइंट 1 यानी कि L1 की कक्षा में सूर्य का अध्ययन करना है और यह मिशन सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण एवं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन करेगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि L1 क्या है, तो लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आदित्य L1 देश का पहला और सौर क्रोनोग्राफ उपग्रह होगा और यह उपग्रह सौर कोरोना यानी कि सौर कोरोना क्या कहते हैं, जो सूर्य के किनारे वाले हिस्से होते हैं उसे सौर कोरोना कहते हैं। और कोरोना वायरस का नाम भी सूर्य के इस कोरोना की जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण कोरोना वायरस पर उसको कोरोना वायरस नाम दिया गया था कोविड-19 को। तो इसी तरीके से कोरोना के अत्यधिक गर्म होने, सौर हवाओं का गति बढ़ने, कोरोनल मॉस इंजेक्शन से जुड़े भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में ये मदद करेगा। और ये उपग्रह सौर लपटों के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों और इलेक्ट्रॉनिक संचार के पड़ने वाले बाधाओं का भी अध्ययन करेगा, क्योंकि जो भी सौर तूफान आता है तो उसका प्रभाव जो है पृथ्वी के संचार उपग्रहों पर बड़े पैमाने पर हमें दिखाई देता है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो आदित्य L1 मिशन क्या है, तो इसरो द्वारा आदित्य L1 को 400 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आदित्य L1 का जो वजन है वो 400 किलोग्राम का है और जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV XL से लॉन्च किया जाएगा। इसको किससे लॉन्च किया जाएगा, PSLV XL से लॉन्च किया जाएगा।
और ये आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित L1 लैग्रांजी बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। L1 लैग्रांजी बिंदु क्या होता है इस पर अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, तो बस बने रहें और धीरे धीरे एक एक शब्द को सुनें और समझने का प्रयास करें। तो आदित्य L1 को सौर प्रभा मंडल के अध्ययन हेतु बनाया गया है, यानी कि जो इसका कोरोना वाला पार्ट है, बाहरी हिस्सा है, और सूर्य की बाहरी परत जिसे कि डिस्क या फोटोस्फीयर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैला जो प्रभा मंडल है उसे प्रभा मंडल कहा जाता है। यानी सूर्य की जो बाहरी परतें हैं उस पर हजारों किलोमीटर तक फैला रहता है, जिसे प्रभा मंडल कहा जाता है, और इसका तापमान मिलियन डिग्री केल्विन से भी अधिक होता है। लेकिन सौर भौतिकी में अब तक ये प्रश्न लगातार बना हुआ है, इसका कोई उत्तर नहीं मिल पाया है कि जो प्रभा मंडल का तापमान है वो इतना अधिक क्यों होता है। तो देख लेते हैं कि लैग्रांजी या L1 का क्या मतलब है। तो पृथ्वी सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल बराबर होता है उसे लैग्रांज बिंदु कहते हैं, L कहते हैं। तो लैग्रांज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वो समान रूप से लगने से क्या होगा कि दोनों का प्रभाव जो है वो बराबर हो जाता है, और इनके बीच इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाता है और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच पाती है, और वस्तु जो है अधर में ही यहाँ पर लटक जाती है। तो लैग्रांज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर 800 किलोमीटर ऊपर जो है L1 पर लैग्रांज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करेगा। यानी कहा जाए तो एक तरफ जो सूर्य का आकर्षण बल लग रहा है, दूसरी तरफ से जो है पृथ्वी का लग रहा है, तो एक बिंदु, एक पॉइंट ऐसा आता है बीच में जहाँ पर दोनों का खिंचाव बल समान रखता है, तो जिसे हम L से डिनोट करते हैं, लैग्रांजी कहते हैं। तो वहाँ पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। और एक दृश्य, एक चित्र और देखें हैं इसका, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें हमें L1, L2, L3, L4 और L5 के विषय में भी आपको पता चलेगा। अगर आप इस चित्र में देखें तो आपको स्पष्टता नज़र आ जाएगा कि ये L4 कंडीशन है, ये L3 कंडीशन है, ये L2 कंडीशन है, L5 कंडीशन है और ये L1 कंडीशन है। तो पृथ्वी से L1 की जो दूरी है, L1 का जो कंडीशन है, वहाँ पर जो है आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा, और इस से यहाँ से लगने वाला आकर्षण बल और पृथ्वी से लगने वाला आकर्षण बल जो है वो एक समान रूप से यहाँ पर लगेगा, और इसकी वजह से जो है उपग्रह यहाँ पर स्थापित रहेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। इसी तरीके से इन स्थितियों में भी यही स्थिति होती है कि L4 या L3 जो होते हैं या L5 होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके। तो एक सीधी रेखा सूर्य के केंद्र से और पृथ्वी केंद्र के बीच में एक सीधी रेखा खींचे, और बीच में जहाँ पर दोनों का आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल एक समान रूप से लगे, वहाँ पर जो है उस पॉइंट को L1 या L2 के या कहा जाए तो लैग्रांजी कहा जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों यहाँ पे आदित्य L1 जो एक महत्वपूर्ण मिशन है भारत का, वो ये, और इसके साथ ही ये भारत का पहला मिशन है सूर्य के लिए भारत का, जो कि L1 पर स्थापित किया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में इबोला वायरस खबरों में रहा, इसका संबंध है दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका से। अफ्रीका में अभी हाल ही में देखा जाए तो अफ्रीका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने बताया है कि गिनी और कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में इबोला वायरस के ताज़ा मामले अभी सामने आए हैं, और अभी तक कुल जो है 30 मामले और 15 लोगों की मृत्यु के समाचार जो है इबोला वायरस से देखने को मिले हैं। तो दोनों अफ्रीकी देशों में घातक इबोला वायरस के इस नए प्रकोप से अफ्रीका में चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि पहले से ही अफ्रीका जो है कोविड-19 महामारी के खतरनाक प्रभावों से जूझ रहा है। तो वहीं देखा जाए तो इबोला वायरस क्या है, इबोला एक वायरस डिजीज़ या EVD, इसे इबोला होमोरेजिक फीवर, इसे क्या कहा जाता है, इबोला होमोरेजिक फीवर या रक्त स्रावी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, और ये मनुष्यों के लिए एक दुर्लभ किंतु गंभीर जानलेवा बीमारी होती है। ये वायरस मनुष्यों में जानवरों से स्थानांतरित हुआ है तथा मनुष्यों में ये एक दूसरे से संक्रमित हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये फ्रूट बैट परिवार से संबंधित है, और जो कि
इबोला वायरस के प्राकृतिक संवाहक है। फ्रूट बैट जो कि एक फ्रूट चमगादड़ होते हैं, शाकाहारी चमगादड़ होते हैं, उनसे इसका संबंध माना जाता है, उनके परिवार से संबंध माना जाता है और ये इबोला वायरस के जो है प्राकृतिक वाहक होते हैं। और ये वायरस संक्रमित जानवरों जैसे कि फ्रूट बैट, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर या जंगली हिरन या शाही आदि के मृत शरीर, उनके रक्त या शारीरिक जो तरल स्त्राव है इत्यादि के संपर्क में आने के कारण मनुष्यों में ये फैलता है। इसके साथ ही देखा जाता है वायरस परिवार जो फिलोवायरिडी या फिलोवायरस के 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें क्यूब वायरस, मारबर्ग वायरस और इबोला वायरस आते हैं। तो यानी कि फिलोवायरिडी परिवार के से संबंध है इसका, क्यूब वायरस का, मारबर्ग का और इबोला वायरस का। तो जीनस इबोला वायरस के आधार पर जो है इसे 6 प्रकार के देखे जाते हैं: जायरे, बूंदी विग्योक, सूडान, ताओ फॉरेस्ट, रोस्टोन और बम्बोली। ये इन जगहों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं, इसके जीनस के नाम रखे गए हैं। वहीं देखा जाए इबोला का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है, तो इबोला वायरस का बेहद गंभीर बीमारी है और जिसका इलाज ना होने पर जो है जानलेवा भी हो जाता है। और इसे पहली बार जो है 1976 में देखा गया था नज़ारा दक्षिण सूडान में। दक्षिण सूडान में इसे पहली बार देखा गया था 1976 में, 1976 में इसे पहली बार देखा गया था। और इसका जो दूसरा मामला है वो यमबुको DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसका पाया गया था। और दूसरा मामला जो पाया गया था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक नदी बहती है, इबोला नदी बहती है, उसके पास एक गांव है, वहाँ पर मिला था। तो यहीं पर इसी नदी के नाम पर जो है इस वायरस का नाम इबोला वायरस पड़ गया। 1976 से अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप अगर इबोला वायरस का देखने को मिला है तो 2014 से 2016 के दौरान जो है पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिला था। तो इसकी शुरुआत गिनी में हुई थी और वहाँ से यह जो है सियरा लियोन और लाइबेरिया तक फैल गया था। 2014 और 15 में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो गिनी से हुई थी और फिर उसके बाद सियरा लियोन, लाइबेरिया, ये बहुत से देशों में अफ्रीका के फैला और इसने बड़े पैमाने पर इसकी वजह से लोगों की मृत्यु भी दर्ज हुई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो सुर्खियों में रहा सेंगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है आपके पास प्रशांत महासागर, जापान, इक्वाडोर और चिली। तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो दीजिएगा और जुड़े रहें लक्ष्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। धन्यवाद।